अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? कहाँ तक आप लोग पहुँच गए? आप याद करें कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं। और इस हवाले से ज़रा रिकॉल करें कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चैप्टर में यानी कि लेक्चर नंबर 6 जो स्टडी किया था उसमें स्ट्रिंग पुली सिस्टम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखा था। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे इस चैप्टर का, जो कि वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे रेलिवेंट डिटेल्ड क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है, लॉजिकल या रीजनिंग क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ आज के लेक्चर को सुनना और समझना है। इसमें भी एक छोटी सी डेरिवेशन आएगी, तो वो डेरिवेशन किस तरह से होगी आगे चलकर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम जिसको हम कहते हैं हरकत की मिकदार। जब कोई भी चीज़ मूव कर रही होती है तो सवाल ये पैदा होता है कि वो उसकी हरकत का स्टैंडर्ड कैसा है, उसकी हरकत का मयार कैसा है। आपने बस को भी मूव करते हुए देखा है, आपने परिंदों को उड़ते हुए देखा है, आपने जहाज को मूव करते हुए देखा है, आपने समंदर में पानी की लहरों को साहिल पर आते हुए देखा है, पंखे को आप मूव करते हुए देख रहे होते हैं। जितनी भी चीज़ें मूव कर रही होती हैं हर चीज़ की हरकत का कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है। तो उस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। किसी भी जिस्म का स्टैंडर्ड ऑफ मोशन क्या कहलाता है? मोमेंटम। ये तो जनरल बात हो गई। लेकिन अगर फर्ज करें कोई चीज़ मूव कर रही है और बहुत तेज़ रफ्तार के साथ मूव कर रही है, तो डेफिनेटली अब तेज़ रफ्तार के साथ मूव करने की सूरत में उसके अंदर हरकत की मिकदार यानी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ मोशन को भी हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम को मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल वो डेफिनेशंस आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं जो छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, और हमारे कोर्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर हम इसको तफसील से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ देखें, जो कुछ अभी मैंने आपको बताया उसके मुताबिक द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक जिस्म या किसी भी जिस्म की हरकत की मिकदार को आप क्या बोलेंगे? मोमेंटम यानी कि मयारे हरकत कहेंगे। हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टैंडर्ड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी जिस्म की हरकत का स्टैंडर्ड, किसी भी जिस्म की हरकत का मयार, ठीक है ना? किसी भी जिस्म के हरकत के मयार को, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मयार, कितना म्यारी कोई चीज मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। हम मोमेंटम को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन हम इसकी बनाएंगे। वो क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। ये वो डेफिनेशन है जो मैट्रिक क्लास में भी आपने खास तौर पर पढ़ी होगी कि किसी भी जिस्म के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, नंबर वन क्या है? मास, नंबर टू क्या है? वेलोसिटी। किसी भी जिस्म के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन को, आप क्या कहते हैं? मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? मोमेंटम। आगे चलकर अभी हम देखेंगे कि आखिर मोमेंटम यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन या स्टैंडर्ड ऑफ मोशन को मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। जब तक आप रिकॉल करें कि मोमेंटम को किससे जाहिर किया जाता है, आप जानते हैं मोमेंटम को जाहिर किया जाता है पी से। और चूंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा हम क्या कहेंगे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय पी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो क्वांटिटीज जिनकी प्रॉपर या स्पेसिफिक डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ, उनको क्या कहते हैं? वेक्टर। चैप्टर 2 में हम मजीद तफसील से बात करेंगे। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो जाहिर है कि उसकी मूव करने की कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने मिसाल दी ट्रक की, अगर ट्रक या बस मूव कर रहा है सड़क पर तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। आप अपने घर से निकलकर स्टॉप तक आते हैं तो आपकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। हवाई जहाज जब टेक ऑफ कर रहा हो या लैंड कर रहा हो तो उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है।
समंदर का पानी जब साहिल की तरफ आ रहा होता है तो उसके भी हरकत करने के दौरान कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब जो भी हरकत का स्टैंडर्ड क्वांटिटी या अमाउंट होगा उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, लिहाजा उस मोमेंटम को आप क्या कहेंगे, वेक्टर। और जाहिर किससे किया जाता है मोमेंटम को, पी से। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा इसके ऊपर एरो मार्क कर दिया गया है। अब हमें यह समझना है कि मोमेंटम आखिर मास और वेलोसिटी पर क्यों डिपेंड कर रहा है, यानी किसी भी जिस्म की हरकत का स्टैंडर्ड या क्वांटिटी या अमाउंट मास और वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए कोई एक मिसाल देता हूं, गौर से सुनिएगा। एक मोटर बाइक हरकत कर रही है और उस मोटर बाइक की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। जहन में रखें और तसव्वुर लेकर आए, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं या खुद ये काम कर रहे हैं। एक मोटर बाइक है जो हरकत कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और एक ट्रक है जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। यानी कि ट्रक और बाइक दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन ज्यादा भारी है तो आप कहेंगे कि सर ट्रक ज्यादा भारी है, ट्रक का मास ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से किसको रोकना आपके लिए आसान है तो आप कहेंगे कि बाइक को रोकना ज्यादा आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, किसकी हरकत का स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा हुआ, डेफिनेटली ट्रक की हरकत का स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि उसको रोकना बाइक के मुकाबले में मुश्किल हो गया या वो देर से रुका। तो इससे नतीजा निकालिए, बाइक और ट्रक दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन जिसका मास ज्यादा है उसको रोकना मुश्किल हो रहा है, यानी उसकी हरकत का स्टैंडर्ड या हरकत की मिकदार ज्यादा है। तो पता ये चला कि किसी चीज का मास अगर ज्यादा हो तो उसकी हरकत का स्टैंडर्ड ज्यादा होता है। तो हम यूं लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स मास। किसी भी जिस्म का मोमेंटम मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ट्रक का मास ज्यादा था तो ट्रक के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा थी, ट्रक का अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा था, यानी बाइक के मुकाबले में ट्रक की हरकत का स्टैंडर्ड ज्यादा बेहतर था। तो ट्रक की हरकत का स्टैंडर्ड यानी कि मोमेंटम मास पर डिपेंड कर रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसको भी जहन में रखिएगा। अब आपके पास दो बाइक हैं, आपके सामने दो बाइकें, एक मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और दूसरी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। दोनों मोटर बाइक एक ही कंपनी की बनी हुई हैं, दोनों मोटर बाइक का मॉडल भी एक ही है। इस सूरत में दोनों मोटर बाइक का मास क्या हो जाएगा, सेम। लेकिन एक मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और दूसरी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों बाइक का मास तो सेम है क्योंकि एक ही कंपनी की बनी हुई है, दोनों का मॉडल भी सेम है। दोनों में से किसको रोकना ज्यादा आसान है। आप कहेंगे कि सर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो बाइक हरकत कर रही है उसको रोकना आसान है बनिस्बत 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत करने वाली बाइक के। लिहाजा पता क्या चला, जो बाइक ज्यादा रफ्तार से हरकत कर रही है उसके अंदर हरकत की मिकदार ज्यादा है, उसकी हरकत का स्टैंडर्ड बेहतर है। तो अगर दो चीजों का मास सेम हो तो डेफिनेटली मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा, स्पीड या वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। और किस तरह से डिपेंड करेगा, डायरेक्टली रिलेट करेगा। तो इसीलिए हम यहां पर यूं लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स वेलोसिटी। आप इसी चीज को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 मोमेंटम को जाहिर कर रही है बट विद द रिलेशन ऑफ मास। इक्वेशन नंबर 2 मोमेंटम को जाहिर कर रही है बट विद द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं मोमेंटम को मास और वेलोसिटी दोनों के साथ कंबाइन करके स्टडी करना चाहूं, दोनों का यकजा इफेक्ट स्टडी करना चाहूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देना चाहिए। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन कर दिया। आप मैथमेटिकल रूल के मुताबिक जानते हैं जब हम कंबाइन करते हैं तो जो चीज मोर देन वन टाइम लिखी हुई होती है उसको एक दफा लिख लेते हैं। मोमेंटम इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 में था, यानी 2 दफा था, उसको एक दफा लिख लिया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 2 दफा था, उसको कंबाइन करके एक दफा लिख लिया। मास एक ही दफा था, वेलोसिटी एक ही दफा थी, उसको मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से लिख लिया। तो आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करेंगे तो इक्वेशन यानी इक्वल टू और कांस्टेंट कोई ना कोई आएगा। तो P बराबर हो गया K मल्टीप्लाइड बाय mv।
यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वेयर के इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1। सेम फिजिकल क्वांटिटी, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस सूरत में जब आप कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। अब अगर k की जगह पर 1 पुट कर दिया जाए तो p किसके बराबर हो जाएगा, 1, k की जगह पर 1 आ गया मल्टीप्लाइड बाय mv। इस mv को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो सूरत हाल क्या बन जाएगी, p बराबर हो गया mv। इसी बुनियाद पर थर्ड डेफिनेशन जो पिछली स्लाइड में आपने देखी वो क्या थी कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसी बुनियाद पर मोमेंटम को मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहा जाता है क्योंकि ये बुनियादी तौर पर मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। मास चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है, यही वजह है कि इसके ऊपर तीर का निशान नहीं लगाया। अब हम चलते हैं इसके एसआई यूनिट की तरफ। तो एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, आप जानते हैं मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट मोमेंटम का क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई भी कर दूं और सेकेंड से डिवाइड भी कर दूं, यानी कुछ इस तरह से ये लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या कहा, मैं मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दूं सेकेंड से और डिवाइड भी कर दूं सेकेंड से। तो अब देखें मीटर डिवाइड बाय सेकेंड और फिर ये वाला सेकेंड, अगर मैं इसको एक साथ ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बन जाएगा, न्यूटन बाय सेकेंड ऑफ न्यूटन, और साथ में क्या लिखा हुआ है, ये वाला एस। तो न्यूटन सेकेंड भी इसका यूनिट होता है। यानी मोमेंटम के यूनिट के हवाले से आपको ये याद रखना है कि बाय फॉर्मूला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो होता ही है, लेकिन इसको हम न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं, सेकेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो उस सूरत में। ये दोनों यूनिट आपको याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यूज में कई दफा पूछे जाते रहे। तो उम्मीद है कि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर क्यों डिपेंड कर रहा होता है और इसका फॉर्मूला किस तरह से बन जाता है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम मोमेंटम से रिलेवेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक छोटा सा है लेकिन डेरिवेशन टाइप है। टॉपिक है क्या, पेपर में बाज़ औक़ात सवाल आता है, वो सवाल यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है, प्रूफ दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। हमें साबित करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, यानी अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो उसके मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में लीनियर का लफ्ज नहीं होता, सिर्फ ये आता है प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो बात एक ही होगी। तो लीनियर मोमेंटम के चेंज के रेट को हमें साबित करना है कि अप्लाइड फोर्स के बराबर है। अब याद करें, हमें चूंकि यहाँ पर ड्राइव करना है तो मैंने आपको ड्राइव करने की वजह से दो बातें बताई थी, नंबर 1 क्या डिराइव करना है और नंबर 2 कैसे ड्राइव करना है। तो हमें क्या ड्राइव करना है, हमें ड्राइव करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या ड्राइव करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को मैं आसानी के लिए मोमेंटम पढ़ रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यह हमें ड्राइव करना है। और किसके बराबर प्रूफ करना है इसको, फोर्स के बराबर प्रूफ करना है। तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंटम। स्टेप वाइज इस डेरिवेशन को मुकम्मल करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के बराबर है तो प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझ लिया मोमेंटम क्या होता है, तो हमें मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। मोमेंटम का फिर हम क्या निकालेंगे, चेंज निकालेंगे। अब चेंज निकालने के लिए रियल लाइफ में क्या करते हैं जरा याद कीजिए। चेंज निकालने के लिए रियल लाइफ में हम कम से कम दो चीजों को डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि जिस चेयर पर आप बैठे हुए हैं वो चेयर पंखे से डिफरेंट है, तो मैंने कितनी चीजों का रेफरेंस लिया, दो चीजों का रेफरेंस लिया, यहां पर एक चेयर और एक पंखा। आप दोनों को देखें तो दोनों को कंपेयर करें, वाकई ये दोनों डिफरेंट है। मैं अगर कोई चीज आपको दिखाता हूं और उसको दिखाने के बाद कहता हूं कि एक चीज दूसरी चीज से डिफरेंट है, फर्ज कीजिए मेरे हाथ में देखें ये दो पॉइंटर्स हैं, नजर आ रहे हैं आपको दो पॉइंटर, एक ग्रीन कलर का है और एक रेड कलर का है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि ग्रीन वाला रेड वाले से डिफरेंट है, चेंज है दोनों में, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कितनी चीजों का हवाले दे रहा हूं, दो।
रियल लाइफ में जब हम चेंज निकालते हैं तो कम से कम कितनी चीजों का रेफरेंस देते हैं, दो चीजों का रेफरेंस देते हैं, ये बात ध्यान नशीन कर लीजिए। तो डेफिनेटली हमें मोमेंटम का चेंज निकालना है, तो हमारे पास कम से कम कितने मोमेंटम होने चाहिए, दो से ज्यादा हो और अच्छी बात है, लेकिन अगर दो भी हो तो हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी, हम आसानी से अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पता ये चला कि चेंज निकालने के लिए हमें कम से कम दो मोमेंटम रिक्वायर्ड होंगे। आगे चलें तो क्या लिखा हुआ है हेडिंग के अंदर, रेट ऑफ चेंज। चेंज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। अब रेट के लिए जरा रिकॉल करिए, मैंने आपको क्या कहा था कि फिजिक्स में 99% केसेस में जब रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टाइम से डिवीजन, यानी सबसे पहले हम मोमेंटम निकालेंगे और मोमेंटम का चेंज निकालना है तो कितने मोमेंटम निकालेंगे, दो, और फिर चेंज निकालने के बाद क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑटोमेटिकली ये चीज किसके बराबर होगी, अप्लाइड फोर्स की। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। डायग्राम ड्रॉ करनी है। डेरिवेशन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप 3 स्टेप यूज करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डायग्राम। डायग्राम के मुताबिक आपको क्या लिखनी होती है, एक्सप्लेनेशन। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ आप डायग्राम में दिखा रहे हैं उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, वही अपने अल्फाज में आप लिख दें, बहुत बेहतर अंदाज में आप एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे। और तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, डेरिवेशन। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी का कोई ना कोई मास होगा, तो वो मास यहां पर आपको नजर आ रहा है m। इस बॉडी को हम सपोज कर लेते हैं कि ये इस वक्त कहां पर मौजूद है, पॉइंट ए पर मौजूद है और ये हरकत कर रहा है। अगर ये हरकत कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई इनिशियल स्पीड होनी चाहिए, वो क्या हो गई, vi। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगा दी राइट डायरेक्शन में, और राइट डायरेक्शन में आप इसके ऊपर फोर्स लगा दें। किस तरह की फोर्स लगाएं, देखिए फोर्स लगा रहे हैं आप राइट डायरेक्शन में, और फोर्स को किससे जाहिर करते हैं, एफ से जाहिर करते हैं, तो यहां पर वो फोर्स आपने दिखा दी। जब आप इसको राइट डायरेक्शन में फोर्स करेंगे या पुश करेंगे तो ये थोड़ी देर में यहां से मूव करता करता कहीं आगे जाएगा, यानी क्या हो जाएगी इसकी सूरत हाल, यहां से मूव करता करता थोड़ी देर में किसी नए पॉइंट पर पहुंचेगा। जब हम कह रहे हैं कि ये थोड़ी देर में पॉइंट ए से किसी नए पॉइंट पर पहुंचेगा, तो थोड़ी देर का मतलब कोई ना कोई टाइम, वो टाइम यहां पर क्या हो गया, टी हो गया, जिसको हमने यहां टी से दिखा दिया। अब अगर ये पॉइंट ए से नए पोजीशन पर पहुंच गया तो डेफिनेटली यहां पर मौजूद होगा, इस पोजीशन को आप क्या कह देंगे, पॉइंट बी कह देंगे, और यहां पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और वह वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल। पहले वेलोसिटी या स्पीड क्या थी, vi, अब पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद स्पीड या वेलोसिटी क्या हो गई, ये vf। ये वेलोसिटी क्यों चेंज हुई, क्योंकि फोर्स लगी। जब फोर्स लगती है तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ क्या पैदा हो जाता है, एक्सीलरेशन। और बाय डेफिनेशन क्या होता है एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी बॉडी की वेलोसिटी vi से vf हो गई, कितने टाइम में, t टाइम में, ये क्या बन गया, रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस क्या पैदा हुआ, एक्सीलरेशन। हमें साबित करना है कि बॉडी के मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आया वो किसके बराबर है, फोर्स के। अब देखिए जो डायग्राम आपने यहाँ पर ड्रॉ की है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो देखें कि इस डायग्राम में आपने क्या दिखाया है, आपने एक बॉडी दिखाया है, उस बॉडी का मास क्या है, m, पॉइंट ए पर मौजूद है और किस वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, vi। फोर्स लगाई, थोड़ी देर के बाद कहां पहुंच गया, पॉइंट बी पर पहुंच गया, जहां उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, vf। बस इसी बात को अपने अल्फाज में लिख दीजिए। कैसे लिख सकते हैं, यहां आप देखिए एक्सप्लेनेशन आपको लिखी हुई नजर आ रही है, बिल्कुल वही सीक्वेंस जो अभी हमने डायग्राम के मुताबिक समझा। कैसे लिख सकते हैं, कंसीडर a body of mass m which is at point A and moving with initial speed vi. When some force is applied on it, then it reaches at point B after time t where its velocity becomes vf. एक जिस्म पर गौर करें जिसका मास क्या है, m, कहां पर मौजूद है, पॉइंट ए पर, इनिशियल स्पीड vi से मूव कर रहा है। जब इस बॉडी पर फोर्स लगती है तो थोड़ी देर के बाद हरकत करता करता पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, जहां इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, vf। जो बात हम डिस्कस कर रहे थे उसी को यहां पर एक्सप्लेनेशन में लिख दिया। तो दो स्टेप मुकम्मल हो गए। सबसे पहला स्टेप डायग्राम, दूसरा स्टेप अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक्सप्लेनेशन। अब थर्ड एंड लास्ट स्टेप में जाएंगे और वो क्या, डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए फिर से रिकॉल करें, दो बातें मैंने आपको बताई हैं। नंबर वन,
क्या डिराइव करना है, नंबर 2 कैसे ड्राइव करना है। तो क्या ड्राइव करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसके लिए याद करें क्या बताया मैंने, आपको मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, और चूंकि चेंज निकालना है मोमेंटम का, तो कम से कम कितने मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, 2 मोमेंटम। तो स्टूडेंट एक मोमेंटम पॉइंट ए पर निकालेंगे और दूसरा मोमेंटम पॉइंट बी पर निकालेंगे, दो अलग अलग मोमेंटम आ जाएंगे। उसके बाद दोनों का चेंज ले लेंगे, चेंज लेने के बाद रेट मालूम करेंगे, रेट मालूम करने का मतलब टाइम से डिवाइड, ऑटोमेटिकली ये चीज फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो चलते, अब देखिए इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम तो हमें पता ही है, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, मोमेंटम ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए विल बी, बॉडी बॉडी का मोमेंटम पॉइंट ए पर क्या होगा, आप पिछली स्लाइड को रिकॉल करें, पॉइंट ए पर बॉडी की स्पीड हमने दिखाई थी वी आई। अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी बात करें तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी आई यानी इनिशियल, तो पॉइंट ए का मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इनिशियल, लिहाजा पी आई बराबर हो गया एम वी आई। आप जानते हैं कि मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लिहाजा इनिशियल मोमेंटम बराबर हो गया मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी। इस तरह बॉडी का मोमेंटम पॉइंट ए पर आपने निकाल लिया। दूसरा मोमेंटम अब हम निकालेंगे पॉइंट बी पर। तो सिमिलरली मोमेंटम ऑफ बॉडी एट पॉइंट बी विल बी, अब पॉइंट बी पर बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, आपने देखा था कि पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या हो गई थी, वी एफ, लिहाजा पॉइंट बी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी एफ इक्वल्स एम वी एफ। हमें 2 मोमेंटम रिक्वायर्ड थे, दोनों मोमेंटम हमने मालूम कर लिए। एक मोमेंटम हमने निकाला पॉइंट ए पर, दूसरा मोमेंटम हमने निकाल लिया पॉइंट बी पर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मोमेंटम को यूज करते हुए चेंज मालूम करना है। चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालने के लिए फाइनल क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं, यानी चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम अब क्या हो जाएगा, चेंज को किससे जाहिर करते हैं, डेल्टा से। मोमेंटम की बात हो रही है, पी लिख दिया हमने, कैसे निकाला चेंज, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आगे चलते हैं, रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करते हैं फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम की, तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, डेल्टा पी बराबर हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। एम वी एफ किसकी जगह पर पुट किया, पी एफ की जगह पर, ये रहा। एम वी आई किसकी जगह पर पुट किया, पी आई की जगह पर, पहले निकाल चुके थे पॉइंट ए का मोमेंटम। तो डेल्टा पी बराबर हो गया एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब देखें तो राइट हैंड साइड पर m आपको कॉमन नजर आ रहा है, वी एफ के साथ भी है और माइनस साइन के बाद वी आई के साथ भी है, लिहाजा m को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा p एज इट इज, राइट हैंड साइड पर m को कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, वी एफ माइनस वी आई। अब ये वी एफ माइनस वी आई क्या है, दो वेलोसिटीज का चेंज है, कैसे पता चला, माइनस का साइन आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस हो रही है, लिहाजा इस पूरी चीज को हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ये पूरी की पूरी चीज क्या बन जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होगा, वी एफ माइनस वी आई, ठीक ना। जिस तरह भी मोमेंटम की सूरत में मैं आपको बता रहा था कि मोमेंटम का चेंज हमने लिया, फाइनल में से इनिशियल को हमने क्या किया, माइनस किया। इसी तरह यहां देखिए, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो आगे देखिए कुछ इसी तरह से लिख देंगे हम, डेल पी यानी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड पर मास को ऐसे लिखा, वी एफ माइनस वी आई की जगह पर डेल्टा वी, यहां आपको लिखकर दिखा भी दिया है ताकि याद रहे। तो हमें निकालना था मोमेंटम, हमने मोमेंटम निकाला पॉइंट ए का, इनिशियल कह दिया, हमने मोमेंटम निकाला पॉइंट बी का, फाइनल कह दिया। दो मोमेंटम हमने निकाले क्योंकि हमें चेंज मालूम करना था, चेंज मालूम करके अब हम यहां तक पहुंच गए। अब आखिर में हम क्या करेंगे, रेट लेंगे, और रेट लेने के लिए हमें क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर देंगे टाइम से और देखते हैं कि फिर आगे सूरत हाल क्या बनती है। तो यहां लिखा हुआ है, फॉर टेकिंग रेट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टी। अब अगर मैं टी से डिवाइड कर दूं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, डेल्टा पी ओवर टी, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, एम डेल्टा वी ओवर टी। राइट हैंड साइड पर m के साथ देखिए तो डेल्टा v ओवर टी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये डेल्टा v ओवर टी क्या है, डेल्टा v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी,
और डिवाइड बाय टी का मतलब रेट, तो जरा याद करें क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन। इसी बुनियाद पर अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा पी ओवर टी इक्वल्स एम, डेल वी ओवर टी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, ए, यहां पर आपको दिखा भी दिया है। मास इनटू एक्सीलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ किसके बराबर है, याद कीजिए ये बराबर है फोर्स के। तो क्या साबित हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स आपने लगाई थी शुरू में ये वही फोर्स आ गई। किसी भी जिस्म के मोमेंटम में आने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, जो हम प्रूफ करने में कामयाब हो गए। तो फिजिक्स में डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन के लिए आपको कितने स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, 3। नंबर 1 डायग्राम, डायग्राम चूंकि आप खुद ड्रॉ करते हैं लिहाजा दूसरे स्टेप में अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। और फिर तीसरे स्टेप में डेरिवेशन, और डेरिवेशन के लिए दो बातें आपको ध्यान में याद होनी चाहिए, नंबर 1 क्या डिराइव करना है, और नंबर 2 कैसे डिराइव करना है। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के बराबर प्रूफ कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता रहा है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ एमसीक्यूज और लॉजिकल क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ सकता है। प्रैक्टिस कीजिए, कोई कंफ्यूजन हो, किसी किस्म में कोई सवाल हो जहन में, नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।